टाइम है, बेस्ट वक्त है स्टेटहुड को रिस्टोर करने का। अमेरिकन एकेडमिक है विलियम जाट में, वो अपनी एक थ्योरी देते हैं, राइपनेस थ्योरी। ये मौके आए थे। ये कुछ कश्मीर की बदकिस्मती है, कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बदकिस्मती है। उमर साहब 2 बार गए थे पाकिस्तान और इनकी और मुशर्रफ की बड़ी अच्छी बातें हुई थी। काफी अच्छा वेलकम भी हुआ था उमर साहब हाँ, का। उमर साहब का मोदी जी के टाइम में भी बड़ा अच्छा मौका है। राहुल गांधी का जो आप फ्यूचर वो कहाँ देख रहे हैं? उसकी जो राइज हम देख रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो देश को आगे लेके जा रहे हैं, डिफरेंट मसाइल पे बात कर रहे हैं। कश्मीर में सिर्फ वही एक लीडर है, हिंदुस्तान में कोई और मुस्लिम लीडर नहीं है। Because of these two great leaders, I remained with India. राइट। उनको पाकिस्तान में कोई उस किस्म का लीडर नहीं दिखा इन 47। तो तब शेख साहब को बड़ी सपोर्ट थी। अब उनको 53 में बंद क्यों किया, इसकी कई कहानियां बनती हैं। ठीक। शेख साहब को बुलाया दिल्ली, हर चीज का हल अगर अभी है तो वो फारूक अब्दुल्ला ही है, रबिया सही। रूबिया साहब और कहाँ फारूक साहब। तो फारूक का कोई मुकाबला नहीं है कश्मीर में। आपकी बोलचाल है, मैंने कहा हमारी बोलचाल कब टूटी है। ये डॉक्टर साहब की बड़ी ज़रूरत है। एक किताब मंजर आम पे आती है और बात है 2015 की। ये किताब साउथ एशिया में खासकर कश्मीर खित्ते में एक सियासी हलचल पैदा करती है और किताब का नाम है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। इसके ऑथर लेखक अमरजीत सिंह दुलत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पे। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया आपका। सर, बहुत सारे ऑफिसर्स आए कश्मीर के अंदर जो दिल्ली से थे, लेकिन शायद आप एक कुछ नया ही ख्वाब लेके आए थे कि कश्मीर का एक कुछ हल हो, और उसके लिए आपने एक के बाद एक किताबें आप लिख रहे हो। तो क्या जुनून था ये कि आप कश्मीर से इतने ज़्यादा जुड़ गए? देखिए, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण होते हैं या कुछ बातें होती है जिससे बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं तो कश्मीर आया था 87-88 में, 90 में मैं चला गया। बहुत लोग समझते हैं कि मैं यहाँ 20 साल रहा, 15 साल रहा। मैं यहाँ रहा 2 साल ही, पर फिर कुछ कश्मीर के साथ प्रोफेशनली ऐसे फंस गया तो फिर निकलना ही मुश्किल था। और जितना मैं रहा उतना ही फिर मैं फंसता गया इमोशनली। एक ऑब्सेशन सा बन गया, जो मैंने इस किताब में जिक्र भी किया है कि कश्मीर एक ऑब्सेशन है। ये आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, निकलता नहीं। और मैं आपको ये बताऊं कि उसके बाद जो कुछ भी मैं बना या जो कुछ भी मैं हूँ वो कश्मीर की वजह से है। तो आई ओwe एवरीथिंग टू कश्मीर। वैसा तो अगर हम मौजूदा सूरत हाल पे बात करें, इफ़ वी सी पंजाब जहाँ से आप हो असल में, और इसके साथ साथ कश्मीर जिसके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा दिली लगाव है। अगर हम करंट सिचुएशंस में देखें तो पंजाबी हो या कश्मीरी हो, दोनों को मुल्क के अंदर वो कुछ दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें कि लास्ट ईयर हमारे एक होनहार आईपीएस ऑफिसर थे, उनको वेस्ट बंगाल के अंदर खालिस्तानी कहा गया। और कश्मीरियों की अगर हम बात करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, उनकी सिचुएशन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो कैसा लगता है कि दो ऐसे खत्ते जिनसे आप आते हो, और देखिए ये दोनों स्टेट्स बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स हैं सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको कभी हमें निगलेक्ट करना नहीं चाहिए। देखिए, और नॉर्थ ईस्ट में भी है स्टेट ऐसी
लेकिन ये दो स्टेट्स ज़्यादा मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे लगती हैं। जी सर। और वैसे भी अब अगर कश्मीर हिस्ट्री में चले तो सब मानते हैं कि अगर शेख साहब, जिसको यहाँ शेर कश्मीर कहते हैं, वो ना होते तो शायद कश्मीर हिंदुस्तान के साथ ना आता। तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री को आप भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। इसलिए बड़ी गलती होगी जब हम हिस्ट्री भूल जाएंगे। तो फिर अगर हम समझे कि हम अपनी हिस्ट्री बनाएंगे तो वो होता नहीं। हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सर। यहाँ तो हमारे महाराजा रणजीत सिंह ने भी राज किया है कश्मीर में। बिल्कुल सर। सो कई यहाँ आए, अफगान आए, मुगल आए, सिख आए, ठीक है जी सर। सब आए। कश्मीरी की एक खूबियत है जो मैंने देखी कि कश्मीरी पिट जाता है, लेट जाता है, रिटर्न करता है, मर गया, लेकिन मर फिर गया, उठ जाता फिर है, उठता है सर। फिर खड़ा हो जाता है। राइट सर। तो इसलिए ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए कश्मीर के बारे में। पंजाब तेरा डिफरेंट है। सरदार मार नहीं खाता है, मर जाएगा लेकिन मार नहीं खाएगा। राइट। वो एक बार पिटाई हो चुकी है, अब नहीं होगी सिखों की पिटाई। राइट सर। तो अगर आप कश्मीर में हो, तो अगर आप कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? होप, वरी आर समथिंग मोर कम्प्लेक्स? कहाँ जा रहा है कश्मीर? ये तो आपको बताना चाहिए मुझे कहाँ जा रहा है कि कश्मीर। देखिए, 1.5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ, उमर साहब की सरकार बनी, तो जैसे सारा कश्मीर बड़ा होपफुल था, मैं भी बड़ा होपफुल था। और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था ट्रिब्यून में कि ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट वक्त है स्टेटहुड को रिस्टोर करने का। उससे हाँ, यहाँ के उमर साहब की क्रेडिबिलिटी भी बनती है और दिल्ली की भी। लेकिन अफसोस है कि वो हुआ नहीं। अब कब होगा या नहीं होगा ये तो अब दिल्ली ही जानती है। ठीक। तो एक सवाल मेरे जहन में आपकी बात से आ गया कि अभी अगर हम लद्दाख की तरफ देखते हैं तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि यूनाइटेड लद्दाख हमें दिख रहा है, और शायद यूनाइटेड कश्मीर वैसा कुछ हमें शायद पीएचडी के बाद ऐसा कुछ। देखिए, यूनाइटेड कश्मीर, कश्मीर तो सारा था ही एक ना, लद्दाख भी तो कश्मीर में ही था। बिल्कुल। और ये जब एब्रोगेशन के बाद 2019 के बाद जब सब अलग अलग हो गया, तो उसमें मैं समझता हूँ उस टाइम लद्दाख में लोग समझते थे कि उनको फ़ायदा होगा, पर आज तो वो दुखी हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं वही ठीक था। और जब मैं यहाँ था तो लद्दाखी कहते थे कि वैली को बहुत एडवांटेज है, लेकिन अब आज उनको समझ आ गई है कि डिसएडवांटेज ये अकेलेपन में है। अगर मिल के रहोगे, मिल के चलोगे तो ठीक रहेगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए। जब मैं जम्मू कश्मीर का कहता हूँ तो उसमें लद्दाख भी आता है। राइट सर। तो रीसेंट पास की अगर हम रीसेंट कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमें ऑपरेशन सिंदूर नज़र आ रहा है, क्योंकि यू ऑलवेज बिलीव्ड इन डायलॉग एंड डेलिब्रेशंस। तो आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं कि हमने शायद एक मौका फराहम किया पाकिस्तान को कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी वो साख बना रही है? अभी अगर हम देखेंगे ईरान और इजराइल वार की, वहाँ पे तो वो बीच टेबल में बैठे हुए हैं। तो कहाँ देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखिए, ये छोटे मोटे जंग पाकिस्तान के साथ कई बार हो चुके हैं। सन 47 से लेके तब भी हुआ था, 47 से शुरुआत हुई थी। एक बड़ा जंग अगर हुआ है तो 65 में था। यस सर। यहाँ बहुत कई जगह बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, बल्कि हैंड टू हैंड फाइटिंग भी हुई थी। अब सारा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। राइट। अब तो मिसाइल है, ये है, वो ड्रोन है, तो उस किस्म की लड़ाई है नहीं। लेकिन कोई भी हमारा प्रधानमंत्री इंक्लूडिंग मोदी जी ये नहीं कहते कि जंग से किसी को फायदा होने वाला है। ये ऑपरेशन सिंदूर ठीक है,
एक ऑपरेशन है और हमारे लीडर कहते हैं कि ये जारी है। तो अगर जारी है तो जारी रहे, पर जंग ना हो। जंग ना हो। हाँ, आपको याद होगा जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी लाहौर गए थे और उन्होंने मियाँ साहब नवाज शरीफ से हाथ मिला के कहा हम जंग नहीं होने देंगे। राइट। और उन्होंने वहाँ वहाँ वो जो है क्या उसको कहते हैं ऊपर निशान पाकिस्तान में जाके लिखा भी था लिखा भी था। कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड यूनाइटेड पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। राइट। तो पाकिस्तान, कई लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान में वैसे ही कई बेवकूफ़ है जो समझते हैं कि इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। ना उधर टुकड़े होंगे ना इधर टुकड़े होंगे, और हमको कहीं ना कहीं चल के मिलना चाहिए, मिल के चलना चाहिए। राइट। शायद वो भी टाइम आएगा। एक अमेरिकन एकेडमिक है विलियम ज़ाटमैन, वो अपनी एक थ्योरी देते हैं, राइपनेस थ्योरी। वो एक थ्योरी देते हैं, राइपनेस थ्योरी, कि हर कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं अगर दो लोग या दो ममालिक आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो एक टाइम आता है जहां पे दोनों को लगता है कि दैट कीप फाइटिंग इज नॉट अ वायबल ऑप्शन फॉर अस। तो आपको कहीं लगा कि कश्मीर कहीं उस स्टेज पे पहुंचा जहां पे इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों पार्टीज को लगा कि शायद अब कंटिन्यूअसली जंग करना हमारे लिए वायबल ऑप्शन नहीं है? नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं, मैं तो कह चुका हूँ आपको। अब कश्मीर के हवाले से वो स्टेज कब आएगी मुझे नहीं मालूम। और लोग पूछते हैं कश्मीर का हल क्या है, मुझे कई बार लगता है कोई हल नहीं। पास्ट में आपने कहीं देखा ऐसा कोई मोमेंट आया जहां पे लगा कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए था? देखिए, मौके आए थे। ये कुछ कश्मीर की बदकिस्मती है, कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बदकिस्मती है। अटल जी और मुशर्रफ जब थे वो अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। आपको याद होगा कि अप्रैल 2003 में अटल जी यहाँ आए श्रीनगर, और उन्होंने यहाँ एक पब्लिक मीटिंग में तकरीर की थी, और उससे कश्मीरी इतना खुश हुआ था क्योंकि अटल जी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान की तरफ 2 बार हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान ने हमें 2 बार दगा दिया है, बट मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा। और उसका मतलब यही था से 2004 में जनवरी में वो सार्क समिट के लिए इस्लामाबाद गए, और जो उनका जॉइंट डिक्लेरेशन था मुशर्रफ और वाजपेयी का, अच्छा था। उससे लगता था हम आगे चलेंगे, आगे चल रहे थे। लेकिन बीजेपी इलेक्शन हार गए। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत कोशिश की, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के इर्द जो लोग थे वो उनको चलने नहीं देते थे। तो आपने उसको लॉस्ट प्रोसेस बड़ा धीरे धीरे चला। मैं समझता हूँ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी 2006-2007 में, जब कुछ हो जाना चाहिए था। उसके बाद फिर मुशर्रफ ही नहीं रहा, फिर हमें भी बहाना मिल गया, अब तो मुशर्रफ है नहीं, ये है वो है। वो अच्छा मौका था, सब कुछ हो जाता। मुझे याद है वो, हम हुर्रियत पार्टी की कई बार बात करते हैं, वो हुर्रियत की लास्ट विजिट थी पाकिस्तान, फरवरी 2007 में, और ये जब वापस आए थे तो मुशर्रफ ने इनको भी कहा था अगर आप पॉलिटिशियन हो तो जाके इलेक्शन लड़ो, नहीं तो आप पॉलिटिशियन नहीं हो। क्योंकि मुशर्रफ समझने लग गया था कि ये सेपरेटिस्ट जो हैं, इनका जो भी पर्पस था हमारे लिए वो अब ख़त्म हो रहा है, तो मेन स्ट्रीम ही ठीक है। और फिर पाकिस्तान मेन स्ट्रीम की तरफ झुकने लगा और दोस्ती बनाने लगा। आपको याद है उमर साहब 2 बार गए थे पाकिस्तान, और इनकी और मुशर्रफ की बड़ी अच्छी बातें हुई थी। काफी अच्छा वेलकम भी हुआ था उमर साहब। हाँ, उमर साहब का हुआ था, एंड बोथ वर वेरी इम्प्रेस्ड विद ईच अदर। मुशर्रफ जनरल उमर से बहुत इम्प्रेस थे, और उमर साहब भी जब मिल के आए
वो भी इम्प्रेस थे कि पाकिस्तान अमन चाहता है और आगे चलना चाहता है। आपने अपनी किताब में भी मेंशन किया है मनमोहन सिंह जी का जो रूल रहा 10 साल का, लॉस्ट डेकेड का, तो क्या चीज़ें हुई जो काम नहीं करने दे पा रही थी शायद मनमोहन सिंह साहब को? व्हाट वर द चैलेंज? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का टाइम था, अच्छा मौका था, वैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी बड़ा अच्छा मौका था, बहुत कुछ हो सकता था, पर वो बड़े स्लो चले। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगा कि उनके इर्द-गिर्द जो लोग थे, और वो कहते भी थे कई बार, मेन इंडिकेशन यही था कि पार्टी वाले नहीं मुझे चलने देते। तो अब नहीं चलने दिया तो फिर वो भी बदकिस्मती है। राइट। तो पर उसकी इंटेंशन हमेशा सही अच्छी थी, थी। बहुत अच्छी। तो थोड़ा हम हट के नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। डर का माहौल देख रहे हैं हर किसी जगह पे, पूरे देश के अंदर, पर्टिकुलरली विद द माइनॉरिटीज़। और इसके साथ साथ करप्शन के केसेस नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ नीट का, मतलब डिफरेंट इश्यूज है जो आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक इश्यूज आ रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं ये सब कि देश कहाँ जा रहा है हमारा? ये देखिए, ये बहुत बड़ा देश है, कहीं नहीं जाएगा ये। जो लोग सोचते हैं ना कि कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। राइट। अप्स एंड डाउन होते हैं। होते हैं। अब महात्मा गांधी का टाइम था, अगर महात्मा ना मारा जाता 48 में, तो क्या मालूम है क्या कुछ होता। राइट। ऐसे ही पंडित जी कैसे 17 साल रहे प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ उसके मुकाबले का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। अब डायलॉग वाले उस पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहता था। अब यू आर द बिलीवर ऑफ डायलॉग। और आप सर, किस चीज़ के? डायलॉग वगैरह कि हर कोई चीज़ का नहीं, वो मैं है। तो अब भी कहता हूँ। हाँ, आप तो अब भी कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारे देश में वैसा अभी भी स्पेसेस है जहाँ पे हम डायलॉग के ज़रिए, डेलिब्रेशन के ज़रिए चीज़ों को किसी हल तक ले सकते हैं? क्यों नहीं, टाइम आएगा, ज़रूर होगा। आज नहीं है तो कल होगा, कल नहीं है तो परसों होगा। कई चीज़ें की एक किस्म की इनएविटेबिलिटी होती है कि होना है, कई चीज़ें होनी है, होंगी। कब होंगी, किसके टाइम में होगी, ये ऊपर वाला ही जानता है। समझता हूँ कि जैसे अटल जी के टाइम में एक बड़ा अच्छा मौका था, ऐसा ही मोदी जी के टाइम में भी बड़ा अच्छा मौका है। राइट। तो लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, जो कॉन्फिडेंस अटल जी में था वो अब नहीं दिखता है। जो मैंने आपको कहा ना, जो अटल जी ने यहाँ तकरीर की 2003 में अप्रैल में, राइट। कि हम फिर कोशिश करेंगे, अब वो कोशिश नहीं हो रही है। कोशिश नहीं हो रही। अब कई बार लोग सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान क्या है, कौन है ये? तो नेशनल पॉलिटिक्स से ही मुझे एक याद आया कि आप भारत जोड़ो यात्रा में भी जुड़े थे। मैं जी। जी हाँ, जी। गया तो मैं। तो जो राहुल गांधी का जो आप फ्यूचर वो कहाँ देख रहे हैं? उसकी जो राइज हम देख रहे हैं पिछले 7-5-6 सालों से, अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके से वो देश को आगे लेके जा रहे हैं, डिफरेंट मसाइल पे बात कर रहे हैं, देखिए, मैंने तो काफी नहीं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उसमें कोई शक ही नहीं है। मैं उनके साथ चला था 45 मिनट, और जो मैंने देखा, जो उन्होंने मेरे से बातें की, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। एक नौजवान है, क्योंकि हिंदुस्तान का लीडर बनेगा, कब बनेगा किस्मत के खेल होते हैं। राइट। कई लोग कह चुके हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी ही बनेगा। आई एग्री विद दैट। मुझे तो और कोई दिखता नहीं। राइट। तो थोड़ा पीछे फिर से आते हैं कि अगर हम आपकी और फारूक साहब की, डॉक्टर फारूक साहब की, आप बहुत बार उनके बारे में कहते रहते हैं, काफ़ी फ़ैन लग रहे हैं आप डॉक्टर फारूक साहब के। फैन? जी। नहीं, फैन क्या होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ फैन से। देखिए, जी। जिस इंसान को आपने 38-39 साल से देखा हो और बहुत करीब से देखा हो, तो
उसको आप कैसे भूल सकते हो? और मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कश्मीर में सिर्फ वही एक लीडर है और कोई नहीं उनके मुकाबले का। दूसरा मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में कोई और मुस्लिम लीडर नहीं है, एक ही है, फारूक अब्दुल्ला। तो अब बात यह है कि टाइम बीता जा रहा है, ठीक। उम्र बीती जा रही है। डॉक्टर साहब इज नॉट गेटिंग यंगर नाउ। गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ, गॉड ब्लेस हिम, बिकॉज इसकी कश्मीर को कम से कम बहुत ज़रूरत है। राइट। जब अगर डॉक्टर साहब ना रहे तो मैं कहना नहीं चाहता क्या होगा, लेकिन काफ़ी उथल पुथल होगी। तो मैं आपकी किताब सुबह पढ़ रहा था, तो वहाँ पे आप कोट करते हैं बीके नेहरू को अपनी किताब में, जो उसने लिखी है नाइस गाइज फिनिश सेकंड। तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि फारूक साहब जो है वो कश्मीर के सबसे पहले नेशनलिस्ट थे। हालांकि वो इस चीज़ में शेर कश्मीर से भी ऊपर रख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, मैंने शेर कश्मीर को मैंने देखा नहीं, राइट। मैं उनसे मिला नहीं, बिल्कुल। सिर्फ उनकी फ़ोटो देखी हैं। लेकिन मैं नेहरू साहब से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि शेर कश्मीर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वो है कि कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। राइट। वो ना होते तो शायद कश्मीर इधर ना रहता। राइट। लेकिन उस टाइम महात्मा भी उनके साथ था और पंडित जी भी उसके उनके साथ थे। और शेख साहब ने कई बार ही कहा है बिकॉज ऑफ दीज टू ग्रेट लीडर्स आई रिमेन विद इंडिया। राइट। उनको पाकिस्तान में कोई उस किस्म का लीडर नहीं दिखा इन 47। तो तब शेख साहब को बड़ी सपोर्ट थी। अब उनको 53 में बंद क्यों किया, इसकी कई कहानियाँ बनती हैं। ठीक। लेकिन एक फॉर्मर जो पंडित जी के लास्ट फॉरेन सेक्रेटरी थे गुंडेविया साहब, वो कहते हैं कि या तो पंडित जी को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, या ही वॉज मिस इन्फॉर्म, क्योंकि शेख के साथ इतना याराना था या मेल जोल था कि वो कभी भी नहीं चाहते थे। फिर अल्टीमेटली वही हुआ, वो शेख साहब के खिलाफ वो कॉन्स्पिरेसी केस लगा। राइट। और जब कुछ साल बीत गए तो पंडित जी ने कहा ना इन फ्रस्ट्रेशन, अब बहुत हो गया, छोड़ो। शेख साहब को बुलाया दिल्ली, लेट हो गया था, सिर्फ बुलाया नहीं, अगर आप हिस्ट्री को जानते हो तो अपने घर में रखा शेख साहब पंडित जी ने, और कहा कि आप पाकिस्तान जाओ, आयूर से बात करें। अफसोस ये है, डॉक्टर साहब भी गए थे साथ, अफसोस ये है कि जब वो वहाँ पहुँचे तो 1 या 2 दिन के बाद पंडित जी गुजर गए, तो शेख साहब को वापस आना पड़ा। तो वो भी बदकिस्मती थी। राइट। आपने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि जब हालात बहुत ख़राब हो गए कश्मीर के अंदर, अगर हम 90s की बात करेंगे, तो उसके बाद मुफ्ती सईद साहब जिनको नरसिम्हा राव जी ने अब वापस लिया था कांग्रेस में, तो वो हमेशा जाते थे दिल्ली और सिर्फ कहते थे कि कश्मीर का एक ही हल है, वो है फारूक, फारूक और फारूक। तो क्या स्टोरी है, थोड़ा बहुत हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों था कि वो समझते थे कि हर चीज़ का हल अगर अभी है तो वो फारूक अब्दुल्ला ही है? ये पॉलिटिक्स कुछ ऐसा ही खेल होता है कि देखिए, जब उनकी बेटी अगवा हुई ना, रबिया सही। रूबिया, 89 दिसंबर में, ठीक। तो ये जो एक कोठरी थी दिल्ली में, वो सोचती थी अब अच्छा मौका है कि सारा ब्लेम फारूक पे आए और इसको हटाने का। इन्होंने हटवा दिया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब रिजाइन। फिर इनको लगा ये चलाएगा कौन, कौन? और फिर
वीपी सिंह की सरकार ही ख़त्म हो गई। तो मुफ्ती साहब जब दिल्ली आए तो फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि कश्मीर का कोई हल नहीं है, सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ही है, उसके बगैर कश्मीर में। तो मैंने मुफ्ती साहब को एज चीफ मिनिस्टर भी देखा है, अच्छा टाइम था, कोई इतनी गलती नहीं, लेकिन इस स्टेट को चलाना कहाँ मुफ्ती साहब और कहाँ फारूक साहब, अलग अलग वो है। तो अभी जो डॉक्टर फारूक का कोई मुकाबला नहीं है किसी में। आप ये मानते हैं पूरे दिल से? ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ आप। वो पिछली वो किताब जो मैंने लिखी ना, इट वाज सपोज्ड टू बी अ ट्रिब्यूट फॉर फारूक अब साहब देखिए वो तमाशा बन गया। गया। यस। दिल्ली में, पंजाब में, यहाँ पे भी सब लोग पूछते हैं कि आपकी बोलचाल है। मैंने कहा हमारी बोलचाल कब टूटी है, राइट। बताएं। अगर कोई शक है वह मैं तो डॉक्टर साहब से पूछ ली, पूछ लो। ना टूटी है ना टूटेगी, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर डॉक्टर फारूक कि इस लाइफ टाइम में तो वो बदलने वाला है नहीं, कोई कुछ भी कहे। एक तो पर्सनल बातें होती है, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान को देखता हूँ, जब मैं कश्मीर को देखता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि आज भी डॉक्टर साहब की बड़ी ज़रूरत है। जो लोग नहीं समझेंगे वो कभी ना कभी कहेंगे कि हमारे से गलती हुई। सही बात। क्योंकि आपको जाना भी है तो एक लास्ट सवाल है कि JNK की अगर हम अभी मौजूदा सूरत हाल देखें, उसकी करंट रिलेशनशिप देखें सेंटर के साथ, तो काफ़ी चैलेंज है उमर साहब के सामने। तो चैलेंज तो हमेशा रहा है, बिल्कुल। उस चैलेंज तो क्या होना चाहिए अभी? हाँ, क्या होना चाहिए। यस। 2014 की बात है, किसी किताब में मैंने जिक्र भी किया होगा, आपको याद होगा, यहाँ कश्मीर में NC तीनों पार्लियामेंट की सीटें हार गई थी और मुफ्ती साहब शेर बने हुए। तो मैं मुफ्ती साहब से जब मैं मिलने गया तो कहने लगे कि तुम्हारा दोस्त इलेक्शन हार गया। मैंने कहा सर अगर हार गया है तो ये कश्मीर के लिए एक बड़ी बदकिस्मती होगी। कहने लगे हाँ, कश्मीर उसको भूल तो नहीं सकता लेकिन हार गया है। ठीक, उसके बाद मैं मौलवी इफ्तिकार को मिलने गया तो उसने भी मुझे यही कहा कि तुम्हारा दोस्त इलेक्शन हार गया। कश्मीर में कई लोग मज़ा भी लेते हैं, मज़ा भी ले रही है सब। तो मैंने कहा दोस्त तो आपका भी है। कहने लगे हाँ अगर माने तो ना। मैंने कहा क्यों नहीं मानेगा। तो हमारी काफ़ी बातें हुई। आखिर में उसने एक गज़ब की बात मुझे कही जो मैं कभी भूलता नहीं, और मैंने किसी किताब में जिक्र भी किया है। अफसोस यह है कि 3 महीने बाद मौलवी साहब गुजर गए सितंबर में। उन्होंने मुझे कहा कि अगर दिल्ली ने कश्मीर को सिर्फ मैनेज ही करना है तो इससे अच्छा लीडर कोई नहीं। और ये एक ऊपर वाले की देन है कश्मीर के लिए। अब आप देख लीजिए, मैं भी वही समझता हूँ। राइट। तो थैंक यू सो मच हमसे जो थैंक यू आपको।